आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट घरानों में से एक टाटा की, जहां अंदर ही अंदर एक अरबों की जंग चल रही है और हम इस कहानी की हर परत को खोलकर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 24 फरवरी 2026। जगह थी मुंबई का ऐतिहासिक बॉम्बे हाउस और एजेंडा ऊपर से देखने में तो बहुत ही सीधा साधा था। टाटा सन्स के चेयरमैन की फिर से नियुक्ति। तो आखिर ऐसा क्या हुआ उस दिन? ये बैठक एक ऐसे मोड़ पर क्यों खत्म हुई जिससे 156 साल पुराने इस साम्राज्य के टूटने तक का खतरा पैदा हो गया? देखिए, उस दिन जो हुआ ना, उसने इस ग्रुप की नींव में पड़ी एक बहुत गहरी दरार को सबके सामने ला के रख दिया। एजेंडा तो जैसा मैंने कहा बिल्कुल सिंपल था, लेकिन टाटा ट्रस्ट के नए प्रमुख नोएल टाटा के सिर्फ एक सवाल ने उस पूरी बैठक का रुख ही मोड़ दिया। सब कुछ मानो थम सा गया। उन्होंने चेयरमैन की दोबारा नियुक्ति के लिए 4 बड़ी शर्तें रख दी। पहली, टाटा सन्स कभी भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होगी। दूसरी, कंपनी पर कोई कर्ज नहीं होगा। तीसरी, ज्यादा जोखिम वाले निवेश कम किए जाएंगे। और चौथी, एयर इंडिया जैसे घाटे वाले बिजनेस को सुधारा जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी और अहम शर्त थी, वो थी लिस्टिंग पर पूरी तरह से रोक। चेयरमैन ये गारंटी दे नहीं सके और नतीजा, बैठक बिना किसी फैसले के खत्म हो गई। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ किसी एक पद की लड़ाई नहीं थी। ये कंपनी के भविष्य की दिशा को लेकर एक बुनियादी टकराव था। अच्छा, इस पूरी लड़ाई की जड़ को समझने के लिए हमें पहले टाटा साम्राज्य की अनोखी बनावट को समझना होगा और इसके केंद्र में बैठे 2 शक्तिशाली परिवारों के रिश्तों को भी। तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा सन्स की। इसे आप एक तरह का कमांड सेंटर समझ सकते हैं। ये एक प्राइवेट होल्डिंग कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है, और यही कंपनी टाटा मोटर्स से लेकर टीसीएस तक यानी पूरे टाटा ग्रुप को कंट्रोल करती है। और यहीं पर सारा पावर गेम छिपा है। जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, लगभग 66% हिस्सेदारी चैरिटेबल टाटा ट्रस्ट्स के पास है। मतलब उनके पास पूरा कंट्रोल है। और दूसरी तरफ है मिस्त्री परिवार का एसपी ग्रुप, जो 18% से ज्यादा की हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा माइनॉरिटी शेयर होल्डर है। तो सवाल ये उठता है कि 90 साल पुरानी ये बिजनेस पार्टनरशिप और पारिवारिक रिश्ता आखिर इस मोड़ पर कैसे आ पहुंचा कि सब कुछ बिखरने की कगार पर है। ये रिश्ता जो कभी एक बहुत मजबूत साझेदारी के तौर पर शुरू हुआ था और शादियों से और भी गहरा हो गया था, वो धीरे धीरे एक कड़वे बोर्डरूम वॉर में बदला। फिर सालों तक अदालती लड़ाई चली और आखिर में भरोसा पूरी तरह से टूट गया। और जब लग रहा था कि पारिवारिक विवाद शायद अब शांत हो जाएगा, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया। एक बाहरी ताकत ने इस खेल में एंट्री ली और दबाव कई गुना बढ़ गया। हुआ ये कि 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने टाटा सन्स को एक अपर लेयर एनबीएफसी का दर्जा दे दिया। अब सीधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि ये एक इतनी बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है कि अगर ये लड़खड़ाए तो पूरे सिस्टम पर असर पड़ सकता है, और इसके लिए एक बहुत ही सख्त नियम है। और वो नियम क्या था? वो नियम ये था कि ऐसी सभी कंपनियों को 3 साल के अंदर शेयर बाजार में लिस्ट होना ही होगा। बस अचानक से एसपी ग्रुप को तो वही मिल गया जिसके लिए वो शायद लड़ रहे थे, और टाटा ट्रस्टीज के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जो हर कीमत पर प्राइवेट ही रहना चाहते थे। और यहीं से हम इस अरबों डॉलर के टकराव के बिल्कुल केंद्र में पहुंचते हैं। एक तरफ एक परिवार है जिसे लिस्टिंग की सख्त जरूरत है, और दूसरी तरफ एक पक्ष है जो इसे हर कीमत पर रोकना चाहता है। देखिए, एसपी ग्रुप पर बहुत भारी फाइनेंशियल प्रेशर है। उन पर करीब 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, और इस कर्ज का एक बड़ा हिस्सा टाटा सन्स में उनकी अनलिस्टेड हिस्सेदारी के बदले में लिया गया है। ये एक कहावत उनकी हालत को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। ये एक महल का मालिक होने जैसा है, लेकिन बिजली का बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। मतलब वो अरबों की संपत्ति पर तो बैठे हैं, लेकिन क्योंकि कंपनी प्राइवेट है, वो पैसे जुटाने के लिए अपने शेयर बेच नहीं सकते। तो यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एसपी ग्रुप के लिए लिस्टिंग उनके फाइनेंशियल सर्वाइवल का सवाल है, मतलब करो या मरो वाली स्थिति है। वहीं टाटा ट्रस्ट के लिए प्राइवेट रहना अपने 156 साल पुराने साम्राज्य पर पूरा कंट्रोल बनाए रखने का मामला है। तो अब हालात क्या हैं? मामला एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मोड़ पर आकर अटक गया है, जिसमें अब रेगुलेटर, सरकार और यहाँ तक कि खुद टाटा खेमे के अंदर भी अलग अलग राय बन गई है। पुरानी पीढ़ी की जो निजी बने रहने की इच्छा थी, उसे अब टाटा के अंदर से ही चुनौती मिल रही है। नई पीढ़ी के कुछ ट्रस्टियों का मानना है
कि सेमीकंडक्टर और डिफेंस जैसे भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाना है तो लिस्टिंग जरूरी है। तो आखिरी फैसला जो भी हो, वो सिर्फ भारत के दो सबसे शक्तिशाली परिवारों का भविष्य ही तय नहीं करेगा, बल्कि ये देश के कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित होगा। सवाल अब एक ही है, 156 साल पुरानी ये विरासत एक प्राइवेट साम्राज्य बनी रहेगी या एक पब्लिक कंपनी बन जाएगी?